आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी। आयुष, दीपांजलि, आकाश, ऋचा, शिवम, प्राची, दिव्या, गौरी, निधि, पलक, मोनू, पिंटू, माया, कुमार, सताक्षी, स्वाति, रोहित, अंजलि, नीरज, मोहम्मद, अरुण, आकाश, रजत, गीता, महेंद्र, राहुल, अमरीश, हिमांशु, विवेक, अरुण, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस। आप जीवन में यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपका चेहरा हमेशा खिलखिलाता रहे, आपको ईश्वर हेल्दी रखे, आपको सद्बुद्धि दे। हाँ, हाँ जी, और आप अपनी मेहनत करो और लक्ष्य को प्राप्त करो जी। और जब तक सिलेक्शन ना हो, नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़ती ना भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप मेहनत करो, जम के मेहनत करो, है ना। इस वर्ष 365 दिन, हर साल 365 दिन ही होते हैं, है ना। मैटर ये करता है कि वो 365 दिन आप लोगों ने क्या किया, ठीक है। तो वो उस एक साल का रिजल्ट निकल कर आता है, वरना सबके लिए एक साल सिर्फ 365 दिन के बराबर है। फिर से अगली नई साल शुरू होगी, लेकिन ये 365 दिन आप लोगों ने क्या किया मैटर। वो आज क्लास लाइव नहीं हुई भाई, आज क्लास लाइव नहीं है क्या? चेक करना एक बार जी। चलिए, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, होगी डाउनलोड, हो गई। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट ईयर 2024 में काउंटिंग फिगर चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, और काउंटिंग फिगर चैप्टर का हमने टेस्ट भी करा दिया था। लेटेस्ट मैंने क्वेश्चन भी करा दिए थे 2024 के। तो जो मन में आपके डाउट था वो जहन से डाउट दूर हो चुका है। मैंने काउंटिंग फिगर का प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिया है। सबसे पहले हमने काउंटिंग फिगर के क्लास क्वेश्चंस अपडेट किए थे, फिर मैंने रेगुलर बेसिस पे क्लास पीएनजी अपलोड कराई थी, है ना। और फिर क्लास पीएनजी को अपलोड कराने के बाद हमने काउंटिंग फिगर का प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिया। आज से हम जो टॉपिक शुरू करेंगे, उस टॉपिक के जो क्लास क्वेश्चंस हैं वो मैं आज के बाद अपलोड कराऊंगा। बेसिकली आज की क्लास के बाद हम वो क्लास क्वेश्चंस अपलोड कराएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का जो चैप्टर है ना, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस नई वर्ष में, नई वर्ष की शुरुआत में, उस चैप्टर का नाम है भैया ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। क्या है? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, है ना। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। तो इस नई वर्ष की शुरुआत में मैं आपको सिखाऊंगा रिश्ते बनाने। रिश्ते बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है, बिगाड़े नहीं, बनाए कैसे जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त संबंध, यानी कि खूनी रिश्ते। अच्छा, जो मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना देने जा रहा हूँ कि जो हमारी वेबसाइट थी, है ना, जिस पर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे रेगुलर बेसिस पे, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे, उस वेबसाइट पर काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, और बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा अच्छा स्कोर भी आया था। लास्ट मंथ मैंने बच्चों को गिफ्ट्स भी दिए थे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये कहना पड़ेगा, है ना, उस असुविधा के लिए खेद है। और जो हमारी वेबसाइट है ना, किसी रीजन से, ड्यू टू सम रीजन, वो वेबसाइट अभी बंद हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोग वेबसाइट पे एफर्ट्स ना डालें, बार बार उस लिंक को चेक ना करें, बार बार साइट को चेक ना करें, ठीक है। हाँ जी। तो वो टेस्ट एंड ट्रायल मेथड था, तो वो टेस्ट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर वो सक्सेस रही, लेकिन फिलहाल ड्यू टू सम सिक्योरिटी एंड अदर रीजंस वो वेबसाइट अभी मैं ना फिलहाल के लिए बंद कर दी है। और उसके बदले कुछ बहुत बेहतर चीज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे हम, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपका अकेला बैच कब आ रहा है भैया? जो एसएससी प्रथम बैच आते हैं ना हर महीने, उसी के साथ साथ हमारा अकेला बैच भी आता है। बच्चा चाहे स्पेशल बैच खरीदे चाहे प्रथम बैच खरीदे, बात एक ही है। प्रथम में चारों सब्जेक्ट एक साथ मिल जाते हैं, इंडिविजुअल में इंडिविजुअल आपको बैचेस मिलते हैं। तो बात तो एक ही है ना। हाँ जी। तो ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूं, मैं रक्त संबंध की अगर मैं बात करूं, मैं खूनी रिश्तों की अगर बात करूं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो बचपन से हम फील कर रहे हैं। देखो, रीजनिंग रीजनिंग इतनी इंटरेस्टिंग पता है क्यों है? रीजनिंग इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि रीजनिंग में जो भी कुछ हम पढ़ते हैं ना, जो भी चीज हम पढ़ते हैं, है ना, जो भी चीज हम पढ़ते हैं रीजनिंग में, वो हमारे ना डेली लाइफ से रिलेट होती है।
वो हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित होती है। हम चीजों को ना प्रैक्टिकली रिलेट कर पाते हैं, इसीलिए पढ़ने में ना बहुत अल्टीमेट लेवल का मजा आता है। अब हम रक्त संबंध पढ़ेंगे, खूनी रिश्ते। अब यहाँ पे जितने भी रिश्ते यूज होंगे, वो रिश्ते हमारे वास्तविक जीवन पर हैं, वो हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, है ना, रिलेशंस। इसीलिए चैप्टर पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो बेसिक रिलेशंस हैं, है ना, साउंड थोड़ी सी बढ़ा देना। जो बेसिक रिलेशंस हैं, इन बेसिक रिलेशंस के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की तो जरूरत नहीं है ना, कि भैया पापा, मम्मी, दादा, दादी, चाचा, चाची, नाना, नानी, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, है ना, साला, जीजा, देवरानी, जेठानी, ननन, ये जितने भी बेसिक रिलेशन है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भारत में रहते हैं तो ये सारे रिलेशंस के बारे में पहले से जानते हैं। ठीक है, इन इन रिलेशंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और इन रिलेशंस को हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोग पहले से जानते हैं। थोड़ा सा ना इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पता है क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है? जैसे हिंदी में एक चाचा होता है, हिंदी में मामा भी होता है, हिंदी में मौसा भी होता है, समझ रहे हो, हिंदी में फूफा भी होता है, समझ रहे हो, और इंग्लिश में इन सब के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, अंकल। इंग्लिश में इन सब के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, अंकल। तो इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हालांकि इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की गई। पता है कैसे की गई? पैटर्नल वर्ड का यूज करके। हम अगर पैटर्नल वर्ड का यूज करते हैं तो पैटर्नल का मतलब होता है फ्रॉम फादर साइड, पिता की तरफ से जो रिलेशन होगा। तो पैटर्नल अंकल का मतलब हम ले लेते हैं चाचा। भाई पैटर्नल अंकल कौन हो गए? चाचा हो गए। और ऐसे ही हम एक वर्ड यूज करते हैं मैटरनल। मैटरनल का मतलब होता है फ्रॉम मदर साइड, फ्रॉम मदर साइड, जो कि माँ की तरफ से होते हैं, जो कि माँ की तरफ से होते हैं। मैटरनल अंकल का मतलब हो जाएगा मामा। समझ रहे हो? लेकिन दिक्कत दूर नहीं हुई। दिक्कत दूर नहीं हुई। दिक्कत इसलिए दूर नहीं हुई, फिर तुम बेटा मौसा को कहाँ ले जाओगे, तुम फिर फूफा को कहाँ ले जाओगे? बताओ। भाई फूफा तो पिता की तरफ से होते हैं ना, बुआ, बुआ के हस्बैंड होते हैं। तो फूफा जी को फिर तुम बेटा यही तो ले जाओगे पैटर्नल अंकल में, और मौसा जी को फिर तुम मैटरनल अंकल में ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? हाँ सर, बिल्कुल ले जाएंगे। तो इसीलिए पैटर्नल मैटरनल वर्ड भी ना हमारे डाउट्स को दूर नहीं कर पाए। तो आजकल पता है एग्जाम में क्या होता है? आजकल एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो सीधा सीधा वर्ड यूज करते हैं, अंकल। आजकल एग्जाम में सीधा अंकल वर्ड यूज करते हैं। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो अंकल वर्ड यूज हुआ है वो चाचा के लिए यूज हुआ है, मामा के लिए यूज हुआ है। हालांकि जनरली अगर मैं बात करूं, जनरली जनरली अगर हम बात करें तो जो पैटर्नल अंकल वर्ड यूज होगा, जो पैटर्नल अंकल वर्ड यूज होगा वो चाचा के लिए यूज होगा। और जो मैटरनल अंकल वर्ड यूज होगा, जो मैटरनल अंकल वर्ड यूज होगा वो मामा के लिए होगा। तो जनरली अगर मान लो गलती से एग्जाम में पैटर्नल अंकल है, अगर गलती से एग्जाम में पैटर्नल अंकल है ना, तो बाय डिफॉल्ट उसको आप चाचा मान लेना। अगर गलती से एग्जाम में मैटरनल अंकल है तो बाय डिफॉल्ट उसको आप किस क्या मान लेना? मामा मान लेना। बहू एंड पत्नी में क्या अंतर होता है? एक बच्चे ने बड़ा अच्छा डाउट पूछा है कि सर ये बताओ, हमारे घर वाले कहते हैं कि तेरी बहू कब आएगी, है? हमारे घर वाले कहते हैं तेरी बहू कब आएगी, और वो अपनी बहू मान लेते हैं उसको। क्यों भाई? तो बेसिकली बेटा जो डॉटर इन लॉ वर्ड होता है ना, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ इसको बोलते हैं पुत्र वधू। पुत्र वधू, पुत्र वधू मतलब पुत्र की पत्नी। डॉटर इन लॉ वर्ड होता है पुत्र वधू के लिए, पुत्र की पत्नी के लिए। और पत्नी के लिए जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है वाइफ। ये वर्ड यूज होता है पत्नी के लिए। कहने का मतलब है हमारे एग्जाम में बहु वर्ड यूज ही नहीं होता। बहु वर्ड हमारे एग्जाम में यूज नहीं होता। या तो यूज होगा डॉटर इन लॉ जो कि होगी पुत्र वधू, या फिर यूज होगा वाइफ यानी कि पत्नी, है। हाँ जी। तो ये जो बहु वर्ड है, ये बहु वर्ड हमारे एग्जाम में यूज नहीं होता। ठीक है। हाँ जी। बेटा अभी जो हमारी रीजनिंग की बुक है वही मेनली अपडेटेड बुक है। मैं आप लोगों को बता दूं 2025 में हम क्या करने वाले हैं। एक तो आप लोगों को अपडेटेड कंटेंट के साथ पढ़ाई रहा है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, अपडेटेड कंटेंट के साथ पढ़ाई रहा है। बाकी आप लोगों को देखो एक्स्ट्रा चीजें 2025 में क्या मिलने वाली है। 2025 में एक्स्ट्रा क्या मिलेंगी? कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे,
अच्छा, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कहाँ से मिलती है? टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलती है हमारे यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल पर मेरे हर चीज़ की लिंक है, मेरी सारी सोशल मीडिया की लिंक है, मेरी सारी बुक्स की लिंक है यूट्यूब चैनल पर। समझ रहे हो? साली और सरहेज में क्या डिफरेंस है बेटा? साली मतलब पत्नी की छोटी बहन, सरहेज मतलब पत्नी की बड़ी बहन। लेकिन हमारे एग्जाम में साली और सरहेज एक ही बात है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। समझ रहे हो? हाँ जी। साली होगी पत्नी की छोटी बहन, सरहेज होगी पत्नी की बड़ी बहन। लेकिन दोनों को सिस्टर इन लॉ ही कहते हैं, दोनों को हिंदी में साली बोलोगे, चाहे पत्नी की बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, दोनों को क्या बोलेंगे? साली बोलेंगे। बेसिकली यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं होता, है ना? जैसे पिता का भाई है, अब पिता का भाई चाहे बड़ा हो चाहे पिता का भाई छोटा हो, उसको हम चाचा ही वर्ड यूज करेंगे, यानी कि अंकल। हम यहाँ पे ताऊ वर्ड यूज नहीं करते, है ना? हम यहाँ पे ताऊ वर्ड यूज नहीं करते हैं, है ना? यहाँ पे पिता का भाई होता है, चाहे वो छोटा होता है चाहे वो बड़ा होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो ताऊ वर्ड हम यहाँ पे यूज नहीं करते। ठीक है? हाँ जी। बेटा जो वेबसाइट है, मैंने अभी बताया ना कि जो वेबसाइट है वो बंद कर दी गई है। जो वेबसाइट है वो बंद कर दी गई है। ठीक है, तो इस असुविधा के लिए थोड़ा सा खेद है, ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस एंड अदर रीजंस। ठीक है, वो आपको नहीं बताए जा सकते। हाँ, तो मैं आप लोगों के लिए कह रहा था कि 2025 में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मेरी तरफ से मिलेंगी। कल मैंने टेलीग्राम चैनल पर रेलवे के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए थे। रेलवे के 1100 प्लस क्वेश्चन की फाइल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की है, जिसमें 35 प्लस मॉक टेस्ट है, विद विद सोल्यूशन, विद सॉल्यूशंस, है ना? एंड विद वीडियो सॉल्यूशन, विद वीडियो सॉल्यूशन। उनके वीडियो सॉल्यूशन भी है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, है ना? इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको 100, मैंने पीवाईक्यू की बुक अपडेट की हुई है। पीवाईक्यू की जो बुक है वो भी पीडीएफ मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉरी टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा 100 मॉक टेस्ट भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे विद वीडियो सोल्यूशन, विद वीडियो सोल्यूशन, 100 मॉक टेस्ट। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई हैं। रेलवे के मैंने कल अपलोड किए थे, ये पहले अपलोड कर चुका हूं मैं पीवाईक्यू की बुक, और 100 मॉक टेस्ट भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, ये चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे चुका हूँ। अभी अभी बेटा अभी फरवरी में आपको क्या मिलेगा? फरवरी में आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे। अपडेटेड पीवाईक्यू की जो बुक है ना, अपडेटेड अपडेटेड पीवाईक्यू की बुक आएगी फरवरी में। अपडेटेड पीवाईक्यू की जो बुक आने वाली है वो फरवरी में आएगी आप लोगों के लिए, है ना? और पता कौन कौन सी पीवाईक्यू की बुक आएंगी? जिसमें एसएससी की अलग आएगी, रेलवे की अलग आएगी, यूपीएससी की अलग आएगी, है ना? एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स की अलग बुक आएगी। ये सारी की सारी बुक्स फरवरी में आप लोगों को मिलेंगी, और ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। बिल्कुल। कहाँ मिलेंगी? हमारे भाई टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। इसके अलावा हमारी जो बुक अपडेट होगी, या जो मेरी मेन रीजनिंग की बुक है, जो मेन रीजनिंग की बुक है बेटा, वो अपडेट होगी। मैं आपको झूठा कमिटमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि उस बुक में ना बहुत शालीनता से काम किया जा रहा है, बहुत बारीकी से काम किया जा रहा है। हालांकि वो बुक अपने आप में परफेक्ट बुक है, उस बुक का तो कोई तोड़ ही नहीं है, वाइट कवर पेज वाली। लेकिन फिर भी उसमें अब मैं ऐसी चीजें इंक्लूड कर रहा हूँ जो काबिले तारीफ होंगी, जिसको देख के आप एकदम, आपको लगेगा कि वाह सर, मजा आ गया। तो वो जो पहले तो मेरा टारगेट था कि वो बुक मेरी मार्च में लॉन्च हो जाएगी, लेकिन, है ना, लेकिन काम इतना बढ़ गया है कि वो मार्च में नहीं, लगभग अप्रैल, मतलब आप मान लो मई जून में, मान लो मई जून में वो बुक हमारी आएगी मार्केट में। इसीलिए आप अगर अभी बुक लेना चाहते हैं तो आप वाइट कवर पेज वाली बुक ले सकते हो। ठीक है? हाँ जी। चलिए साहब, तो अभी वाइट कवर पेज वाली जो बुक है वो अपडेटेड है, वो ऑलरेडी अपडेटेड है। ऐसा नहीं है कि मैं अगले 1 महीने में वो अपडेट कर दूंगा, 2 महीने, 3 महीने, मतलब 4-5 महीने का समय लगेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक बेटा हमारे यूट्यूब चैनल से ले लो। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय, उस चैनल पर, उसी चैनल के होम पेज पर टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, मेरे व्हाट्सअप चैनल की भी लिंक है ना? और और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, उसके अलावा
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी लिंक्स अवेलेबल है। अब रेगुलर बेसिस पे ना बेटा व्हाट्सअप चैनल पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे आप लोगों के लिए ना एक क्वेश्चन पोस्ट हुआ करेगा, आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर जरूर दें। रेगुलर बेसिस पे पोस्ट होगा। चलिए साहब, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। हाँ, हम अपने चैप्टर पे लौट के आते हैं, ब्लड रिलेशन पर। तो मैं रक्त संबंध के बारे में आपको कुछ समझाना चाह रहा था कि ये जितने भी रिलेशंस हैं, ये जितने भी रक्त संबंध है ना, ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है और मुझे रिलेशन के बारे में आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात यह है सर कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आप बेटा इमेजिनेशन करते हो, तो जैसे कि मैं आपसे से कहूँ आपके पिता की बहन आपकी कौन होगी, आपके पिता की बहन आपकी कौन होगी, आप कहोगे बुआ होगी। आपके पिता की बहन के पति कौन होंगे, आप कहोगे मेरे फूफा होंगे, है ना। आप कहो मेरे पिता की बहन के पति का बेटा कौन होगा, आप कहोगे मेरा फुफेरा भाई होगा। आप कहो मेरे पिता की बहन की माँ कौन होगी, पिता की बहन की माँ, पिता की बहन की माँ यानी कि पिता की माँ आप कहोगे दादी होगी। अगर मैं कहूँ आपके पिता की पत्नी की माँ कौन होगी, पिता की पत्नी की माँ यानी कि पिता के पत्नी की माँ यानी कि मम्मी की माँ यानी कि नानी होगी। अगर मैं कहूँ आपके पिता की पत्नी की सास कौन होगी, तो आपके पिता की पत्नी की सास आपकी दादी होगी। तो ये जो रिलेशन है ना, ये डायरेक्ट रिलेशन है जिसमें किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लेकिन क्या आपको लग रहा है कि हमारे एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है? नहीं आता। हमारे एग्जाम में पता है क्या क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैसे एक फैमिली में आठ 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 लोग हैं, ABCDEFGH। ए बी का भाई है, डी सी का पुत्र है, ई बी की पत्नी है, एफ जी का भाई है। तो ए का एफ से क्या संबंध है? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को अगर डायरेक्ट एज्यूम करेंगे ना, डायरेक्ट एज्यूम करेंगे जैसे कि अभी हम एज्यूम कर रहे थे, है ना। अगर इन क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट एज्यूम करेंगे तो हम कभी भी आंसर नहीं दे पाएंगे। डायरेक्ट इमेजिनेशन से ना हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तब हमें एक ना परफेक्ट अप्रोच चाहिए। अब वो अप्रोच क्या है देखो, ब्लड रिलेशन में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है पजल फॉर्म, एक क्वेश्चन बनता है हमारा कोडेड फॉर्म जो आजकल ट्रेंडिंग में है, और एक क्वेश्चन बनता है पॉइंटिंग फॉर्म का है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन में। बस ब्लड रिलेशन इन 3 टाइप में खत्म हो जाती है। कौन कौन सी 3 टाइप है? पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म। बस यही 3 टाइप है। अब जब हमारे एग्जाम में पजल, कोडेड, पॉइंटिंग आता है ना, तब इन क्वेश्चंस को पता है एक परफेक्ट अप्रोच बनाते हैं हम, फैमिली ट्री। एक फैमिली ट्री बनाते हैं और वो फैमिली ट्री हमारे हर प्रश्न का उत्तर दे सकती है। वो फैमिली ट्री हमारे हर प्रश्न का उत्तर दे सकती है। फैमिली ट्री के पीछे 2 कंसेप्ट यूज होते हैं। पहला जो कंसेप्ट यूज होता है वो है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप, पहला जो कंसेप्ट है वो है जनरेशन गैप। भैया जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग हम पर्सन्स को ना ऊपर नीचे रखते हैं, है ना। जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग हम पर्सन्स को ऊपर नीचे रखते हैं। दूसरा जो यूज होता है वो है जेंडर। जेंडर में 2 चीजें होती हैं भैया, जेंडर में 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है जेंडर हमारा मेल और एक है जेंडर फीमेल। भैया अगर कोई भी कैंडिडेट है हमारे क्वेश्चन के अंदर, या तो वो लड़का है या लड़की, या तो वो महिला है या पुरुष। अगर हम जेंडर की बात करेंगे तो या तो वो महिला होगा, है ना। जेंडर हमारा जो है, कैंडिडेट हमारी या तो महिला होगी या फिर हमारा कैंडिडेट पुरुष होगा। भाई या तो कैंडिडेट पुरुष है या फिर हमारा कैंडिडेट, हमारी कैंडिडेट महिला है। तब हमें पता है क्या करना है, हमें बस एक छोटा सा काम करना है। अगर हमारा कैंडिडेट, जैसे मैंने लिखा अशोक, अशोक, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये पुरुष ही होगा, या अशोका मैंने बोल दिया तो हमें पता चल गया कि भैया ये पुरुष है। लेकिन मैंने लिखा ए, मैंने लिखा बी, मैंने लिखा सी। अब हम ABC में तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कौन पुरुष है कौन महिला है। तो हमें पता है क्या करना है, अगर हमारा कैंडिडेट मेल है पुरुष, तो हम उसको बंद कर देंगे ट्राइंगल के अंदर। और हमारी कैंडिडेट अगर फीमेल है, महिला, तो हम उसको बंद कर देंगे सर्कल के अंदर। यानी कि ट्राइंगल, यानी कि मेल को रिप्रेजेंट करेंगे हम ट्राइंगल से, और फीमेल को, बेटा पजल चैप्टर वो चैप्टर अलग है, सीटिंग अरेंजमेंट वाला पजल चैप्टर अलग है। यहाँ पे ब्लड रिलेशन की पजल है, यहाँ पे ब्लड रिलेशन की पजल है, समझ रहे हो। तो मेल 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 का मतलब हो गया पुरुष, फीमेल का मतलब हो गया महिला। पुरुष यानी कि ट्राइंगल, महिला यानी कि सर्कल।
सर ये जो दो कंसेप्ट हम यूज करेंगे फैमिली ट्री बनाने के लिए, इन दोनों कंसेप्ट का प्रैक्टिकल मेरे को बताओ करके, कि ये तो आपने थ्योरेटिकली समझा दिया जनरेशन गैप और जेंडर, लेकिन प्रैक्टिकली इसका मीनिंग क्या है? देखो प्रैक्टिकली इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ, है ना। एक स्टेटमेंट नोट डाउन करो बेटा। ए इज दी ए इज दी फादर ऑफ बी। एक स्टेटमेंट नोट डाउन करो, ए इज दी फादर ऑफ बी। एक स्टेटमेंट लिखिए सारे बच्चे, ए बी का पिता है। ए बी का पिता है। ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। अब हम फैमिली ट्री से बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ए और बी को? ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दोस्तों भाइयों मेरे जिगर के टुकड़ों, ये बताओ ए बी का पिता है, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप पहले ए आएगा या पहले बी आएगा? अगर ए बी का पिता है तो पहले ए आएगा या पहले बी आएगा? सर अगर ए बी का पिता है तो दुनिया में पहले ए आया होगा, क्योंकि ए पिताजी है। तो ऊपर रखेंगे ए को, नीचे रखेंगे बी को। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम पर्सन को ऊपर नीचे रखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को हम सबसे ऊपर रखेंगे, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को सबसे ऊपर, उसके नीचे रखते हैं हम फादर मदर को, उसके नीचे रखते हैं हम फादर मदर को, ठीक है, और उसके नीचे हम रखते हैं सन डॉटर को। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम पर्सन को ना ऊपर नीचे रखते हैं। अगर मैं अंकल और आंट की बात करूंगा तो अंकल और आंट को मैं यहाँ रखूंगा फादर और मदर के साथ, क्योंकि जो अंकल और आंट है वो फादर और मदर की जनरेशन के हैं। तो जो लोग एक जनरेशन के हैं उनको हमें एक साथ रखना है ना, वरना हम ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप। पिता पुत्र पुत्री से ऊपर पिता माता पिता, माता पिता से ऊपर दादा दादी। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम पर्सन को ऊपर नीचे रखते हैं। तो ए बी का पिता है तो पहले दुनिया में ए आएगा, तो ए को ऊपर बी को नीचे। तो ये तो हो गया जनरेशन गैप। अब जेंडर का कंसेप्ट यूज कैसे करेंगे बेटा? मेल और फीमेल, इनमें से हमें जेंडर किसका पता है? हमें ए का जेंडर पता है या हमें बी का जेंडर पता है? सर ए पिता है, ए का जेंडर हमें पता है। ए पिता है, ए का जेंडर हमें पता है। तो यानी कि ए कौन हो गया? ए हमारा मेल हो गया, यानी कि ए को मैंने ट्राइंगल में बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है ए इज द फादर ऑफ बी, तो ये पूरा सेंटेंस की जगह हम सिर्फ इतना बना सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कहीं पर ये सेंटेंस है ना, फैमिली ट्री बना हुआ है लाइक दैट, फैमिली ट्री बना हुआ है लाइक दैट, फैमिली ट्री बना हुआ है लाइक दैट, फैमिली ट्री बना हुआ है ना, फैमिली ट्री बना हुआ है लाइक दैट। तो इन चीजों से आप क्या समझ रहे हो? इन चीजों से आप क्या समझ रहे हो? सर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है सर, पी क्यू का पिता है, आर एस का पिता है, टी आर का पिता है, रमेश निधि का पिता है। इन फैमिली ट्रीज का मतलब क्या है? इसका मतलब भैया पी क्यू का पिता, इसका मतलब आर एस का पिता, इसका मतलब टी आर का पिता, इसका मतलब रमेश किसका पिता है? रमेश पिता है निधि का। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम ऊपर नीचे रखते हैं जेंडर, जिसका जेंडर पता। अगर मान लो यहाँ पर ये पूछा जाए हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, अगर मान लो आपसे पूछा जाए बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है, या फिर बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे? बी का ए से क्या संबंध है या बी ए से किस प्रकार संबंधित है, इस प्रश्न का उत्तर क्या दोगे? बी का ए से क्या संबंध है या बी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो बेटा ए तो बी का पिता है, लेकिन बी का जेंडर नहीं पता। बी ए का बेटा भी हो सकता है और बी ए की बेटी भी हो सकती है, ईदर सन और डॉटर, यानी कि पुत्र या फिर पुत्री, है ना। बी ए का कौन है? बी ए का या तो पुत्र है या फिर बी ए की पुत्री है, ईदर सन और डॉटर, पुत्र पुत्री, है ना, ईदर सन और डॉटर। हाँ जी, ईदर सन और डॉटर, पुत्र पुत्री, समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, तो पहला रिलेशन आपने बनाया, अब मैं आपको दूसरा बनाने के लिए दे रहा हूँ, ए इज द मदर ऑफ बी। इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? ए इज द मदर ऑफ बी, इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे?
ए इज द मदर ऑफ बी। ए बी की ए बी की माँ है। ए बी की माँ है। ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है। बनाओ फैमिली ट्री बेटा। ए इज द सन ऑफ बी। ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। फटाफट से इन सबका फैमिली ट्री बनाओ। ए बी का पुत्र है। नंबर 4, ए इज अ डॉटर ऑफ बी। ए बी की पुत्री है। बनाओ इन सबका फैमिली ट्री। ये 4 मैंने रिलेशन बनाए हैं। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ बेटा पीवाईक्यू चैप्टर वाइज है, बाकी जो पीडीएफ है वो चैप्टर वाइज नहीं है। हाँ जी, बन गया बेटा फैमिली ट्री। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अगर ए बी की माँ है तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप में ऊपर किसको रखूंगा? अगर ए बी की माँ है तो बेटा अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप ए को ऊपर रखूंगा, बी को नीचे। अच्छा, जेंडर किसका पता है, ए का या बी का? सर ए माँ है, ए को सर्कल में बंद कर दो। अच्छा, ए इज अ सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है। ए बी का बेटा है तो अब ऊपर रखेंगे बी को, नीचे रखेंगे ए को। अच्छा, अब जेंडर किसका पता है, ए बी का पुत्र है तो ए का जेंडर पता है, ए मेल है तो ए को ट्राइंगल में बंद कर दो। बी कौन है? बी या तो उसकी माता है या फिर बी उसका पिता है। ठीक है। ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है। किसकी पुत्री है? बी की। तो बी से नीचे पुत्री है तो सर्कल में बंद कर दो। और बी या तो माता है या फिर बी पिता है। बी या तो माता है या पिता, लेकिन ए बी की पुत्री है। ए बी का पुत्र है और ए बी की माँ है। बी कौन है? बी या तो पुत्र है या पुत्री है, बी का जेंडर डिफाइन नहीं है। समझ रहे हो? तो मैं उम्मीद करता हूं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों के चारों ना डायरेक्ट रिलेशन है। ये चारों के चारों डायरेक्ट रिलेशन है और ये चारों ही रिलेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से बना लिए होंगे, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा इन चारों रिलेशंस को बनाने में। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पांचवें रिलेशन के बारे में। ठीक है। अब मैं आपको पांचवा रिलेशन कराता हूँ। पांचवा रिलेशन लिखो बेटा। ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी भाई हैं। ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, है ना? ए बी का भाई है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा बी इज अ सिस्टर ऑफ ए। ए
बी का भाई है, कॉमा बी ए की, बी ए की बहन। नेक्स्ट, ए इज दी वाइफ ऑफ बी। ए बी की पत्नी है। चलिए साहब, अगले चार रिलेशन है, जल्दी से बताइए बेटा। हम्म, कम ऑन। हाँ हाँ, तुम बेटा प्लस माइनस से कर लो, तुम ट्रायंगल सर्कल से नहीं कर पा रहे हो, तो प्लस माइनस से कर लो मेरे बाहर। ट्रायंगल सर्कल में दिक्कत आ रही है तो प्लस माइनस से कर लो। हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, है ना। बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी दोनों भाई हैं। तो बेटा अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप दोनों को हम एक साथ रखेंगे, ऊपर नीचे किसी को नहीं रख सकते हैं, है ना। भाई अगर जनरेशन गैप होता तो हम ऊपर नीचे रखते हैं, बट जनरेशन गैप तो है नहीं, तो दोनों को एक साथ रखेंगे। ओके। अच्छा, लेफ्ट और राइट में किसी को भी रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट और राइट में किसी को भी रखो, दोनों भाई हैं, दोनों का जेंडर पता है, दोनों मेल है, तो दोनों को त्रिभुज में बंद कर दो। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, सर कोई जनरेशन गैप नहीं है, दोनों को एक साथ रख दो। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। अच्छा, जेंडर किसका पता है? जेंडर हमें सिर्फ और सिर्फ जेंडर हमें सिर्फ और सिर्फ ए का पता है, ए भाई है, तो ए को ट्राइंगल में बंद कर दो। जेंडर हमें सिर्फ और सिर्फ ए का पता है, ए भाई है, तो ए को ट्राइंगल में बंद कर दो। यहाँ पर जो बी है वो इसकी बहन भी हो सकती है और बी इसका भाई भी हो सकता है, बी के बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बी इज अ सिस्टर ऑफ बी। ए, ए और बी दोनों एक साथ, ए भाई है ट्राइंगल में बंद कर दो, और बी बहन है, बी बहन है, सर्कल में बंद कर दो। अच्छा, ए बी की पत्नी है, ए और बी कोई जनरेशन गैप नहीं है। अच्छा, जेंडर किसका पता है हमें? सर जेंडर हमें ए का पता है, बी का नहीं पता। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर जेंडर हमें ए का पता है, बी का नहीं पता। ए पत्नी है तो ए तो महिला है। बेटा अगर ये पत्नी है तो ये पुरुष नहीं होगा,
अगर ये पत्नी है तो बाई डिफॉल्ट ये पुरुष होगा कि नहीं होगा? सर हमारे कानून में तो पत्नी की शादी महिला की शादी महिला से हो सकती है। सर हमारे कानून में तो पुरुष की शादी भी पुरुष से हो सकती है, लेकिन ये अंधा कानून है और ये कानून हमारे सिलेबस से बाहर है। समझ रहे हो? हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग महिला की शादी पुरुष से ही होगी। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही माँ होगी, एक ही पिता होगा, एक से ज्यादा माँ नहीं, एक से ज्यादा पिता नहीं। हमारे सिलेबस में ना स्टेप मदर ना स्टेप फादर, हमारे सिलेबस में, है ना, हमारे सिलेबस में ना कोई गर्लफ्रेंड है ना कोई बॉयफ्रेंड है। तो ये सब आउट ऑफ सिलेबस है। ये जितनी भी चीज है ना, ये सब आउट ऑफ, ये सब आउट ऑफ सिलेबस का पार्ट है ना। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ए अगर पत्नी है तो बाय डिफॉल्ट बी पति होगा। अब दिक्कत ये है कि ये तो भाई बहन है और ये पति पत्नी है। सर डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे भाई बहन में? सर ये भी तो भाई बहन ही लग रहा है। सर जैसे कि ये भाई ये बहन, तो ये भी तो भाई बहन ही लग रहा है। तो देखो जब भी हस्बैंड वाइफ की बात होगी ना, जब भी पति पत्नी की बात होगी, जब भी पति पत्नी की बात होगी, है ना, पति पत्नी की बात होगी तो उनके बीच में ना एक प्लस साइन लगा देंगे। और वैसे ही बेटा पति पत्नी है, दूर मत करो उनको, एक साथ रखो जोड़कर, है ना। तो पति पत्नी को एक साथ रखो जोड़कर, उनको दूर मत करो। तो जब भी पति पत्नी की बात होगी उनके बीच में हम क्या लगा देंगे? उनके बीच में एक प्लस साइन लगा देंगे। तो जो भी मैरिड कपल होगा वो बीच में प्लस से रिप्रेजेंट हो जाएगा। जो भी मैरिड कपल होगा वो बीच में प्लस से रिप्रेजेंट हो जाएगा। समझ रहे हो? ये बीच में प्लस से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये देखो, ये चारों रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन थे और ये चारों रिलेशन भी डायरेक्ट रिलेशन है। ये आठों के आठों, ये आठों के आठों जो रिलेशन है ना, वो डायरेक्ट रिलेशन है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। बैच खत्म होने के बाद बेटा यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए हमारे साथ। हम यूट्यूब चैनल पे लाइव आते रहते हैं। बात करते हैं कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन की। अब हम बात करते हैं कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन की। जैसे कि मैं कहता हूँ ए इज द अंकल ऑफ बी, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। अब कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन की बात करते हैं। ए बी का चाचा है। अब इनडायरेक्ट रिलेशन को हम कैसे बनाएंगे? ए बी का चाचा है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर 8 रिलेशन तो हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिए। ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, है ना। ए बी का मामा है। अब ए बी का मामा है, इसका फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे, है ना। ए इज द ए इज द ए बी का, बेटा ये गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड तो आउट ऑफ सिलेबस है। ए बी का दादा है, दादा, है ना। ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए बी का नाना है। ये कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन है। इन इनडायरेक्ट रिलेशन को कैसे बनाएंगे? भैया 8 जो रिलेशन थे वो एकदम डायरेक्ट रिलेशन थे, है ना। अब हम कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन की बात करते हैं। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए बी का चाचा है। देखो ऊपर किसको रखोगे? ए को। नीचे किसको रखोगे? बी को। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम ऊपर रखेंगे ए को, नीचे रखेंगे बी को। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, ऊपर ए नीचे बी। अच्छा जेंडर किसका पता है? ए का। ए अंकल है तो ए को त्रिभुज में बंद कर देंगे। अगर मैं ये रिलेशन ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा तो पता मैं इसको क्या पढ़ूंगा? मैं इसको पढ़ूंगा ए बी का पिता है। मैं इसको क्या पढ़ूंगा? मैं इसको पढ़ूंगा ए बी का पिता। ये चाचा है ही नहीं, है ना, ये चाचा ही नहीं है। ए बी का पिता है, पिता। तो बेसिकली चाचा को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? अच्छा चाचा कौन होते हैं? चाचा होते हैं पिता के भाई। तो अगर आपको बी के चाचा बनाने हैं, अगर आपको बी के चाचा बनाने हैं तो पहले बी के पिता बनाओ। बी से ऊपर ट्राइंगल और उसके साइड में एक और ट्राइंगल और ये है ए। तो डेफिनेटली यहाँ पर ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? चाचा को रिप्रेजेंट करेगा। ए बी का चाचा है तो बेटा बी के पिता यानी कि बी से ऊपर खाली ट्राइंगल और इनके भाई बना दो, तो ये डेफिनेटली चाचा को रिप्रेजेंट करेगा 100। तो कोई भी जो रिलेशन है ना वो कंप्लीट बनाना है, इनकम्प्लीट रिलेशन नहीं बनता किसी भी रिलेशन को। जैसे ए बी की माँ मामा है, ए बी का मामा, तो बी का मामा कैसे बनाओगे?
चाचा होता है पिता का भाई, चाचा होता है पिता का भाई। मामा कैसे बनाओगे? मामा बनाओगे बेटा माँ का भाई। मामा कैसे बनाओगे? माँ का भाई। है ना, चाचा हो गया पिता का भाई, मामा हो गया माँ का भाई। तो ये कौन हो गया? ए बी का मामा है। ये कौन हो गया? ये हो गया ए बी का मामा है। वो पिता का भाई चाचा हो गया, ये माँ का भाई कौन हो गया? माँ का भाई मामा। पिता का भाई चाचा, माँ का भाई मामा। तो किसी भी रिलेशन को अगर आप बनाना चाहते हो तो उसको कंप्लीट बनाओ। एक बच्चा कह रहा है सर चाचा मामा दोनों आ गए, तो मान लो इसके चाचा और मामा दोनों बनाने हैं, तो इसके पिता, पिता की शादी करा दो, ये इसकी माँ हो गई। देखो पिता का भाई ये चाचा हो गया, माँ का भाई ये मामा हो गया। ए कौन है? बी का चाचा, बी का चाचा, और सी कौन है? बी का, इसकी माँ का भाई मामा। तो हम किसी भी रिलेशन को बना सकते हैं, हम किसी भी रिलेशन को बना सकते हैं, है ना। तो ट्राइंगल सर्कल का यही अल्टीमेट मजा है कि कोई भी रिलेशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ए बी के दादाजी हैं, अब बी के दादा कैसे बनाओगे? दादा होते हैं पिता के पिता, तो पहले बी के पिता और उनके भी पिता, तो ये हो गए दादा। जैसे ए बी के नाना हैं, तो बेटा बी के नाना कैसे बनाओगे? बी के नाना कैसे बनाओगे? इसके नाना कैसे बनाओगे? नाना होते हैं माँ के पिता, तो ये माँ और ये माँ के पिता, तो ये हो गए नाना। ए बी के नाना हो गए, ए बी का दादा हो गया। समझ रहे हो, ए बी का दादा हो गया और ए बी का नाना हो गया। तो किसी भी रिलेशन को बड़े प्यार से हम बना सकते हैं। किसी भी रिलेशन को हम बड़े प्यार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी रिलेशन को। चाचा मामा दादा नाना बाबा, सब सब रिप्रेजेंटेशन हो सकती है ट्राइंगल और सर्कल के जरिए। ट्राइंगल और सर्कल के जरिए ये हो गया दादा और ये हो गया नाना। भाई माँ के पिता और पिता के पिता, फर्क है ना दादा और नाना में। चलिए साहब, तो ये कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन थे, कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन और पूछ लेता हूं मैं। ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी। ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी, बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए बी का दामाद है, ए बी का, ए बी का दामाद है। ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी, ए बी का दामाद है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी, है ना। ए बी की बहू है, ए बी की, ए बी की पुत्र वधू है, ए बी की पुत्र वधू है। चलिए साहब, ए इज दी फादर इन लॉ ऑफ बी, ए इज दी फादर इन लॉ ऑफ बी, ए इज दी फादर इन लॉ ऑफ बी। ए बी का ससुर है, ए बी का ससुर है, ए इज द फादर इन लॉ ऑफ बी। ये भी कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन है। ए इज दी मदर इन लॉ ऑफ बी, ए इज दी मदर इन लॉ ऑफ बी, है ना। ए बी की सास है, ए बी की सास है, ए बी की सास है, ए इज द मदर इन लॉ ऑफ बी। बनाओ बेटा। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी वाले में कंफ्यूजन है, बताऊंगा बेटा। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी का मतलब बताऊंगा कि पहले किसके बारे में बताना है। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी मतलब हु इज ए कौन है, बताऊंगा बेटा। हैव सम पेशेंस, बता देंगे, चिंता मत करो। वो डाउट भी मैं दूर कर दूंगा।
बन गए फैमिली ट्री बेटा। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ए बी का दामाद है। तो बी का दामाद कैसे बनाओगे भैया? बी का दामाद कैसे बनाओगे? बी का दामाद, अगर आपको बी का दामाद बनाना है तो भैया दामाद होता है बेटी का पति। तो अगर बी का दामाद बनाना है तो बी की बनाओ बेटी, और बेटी की करा दो शादी। बेटी की शादी करा दो तो ये हो गया ए। ए कौन हो गया? बी का दामाद हो गया। ए कौन हो गया? दामाद। ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। अच्छा, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? हु इज बी? बी कौन है ये बताओ? बी कौन है? हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? हु इज बी? या फिर व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी टू ए? बी कौन है? ए का। तो इसकी पत्नी के पेरेंट है, और पत्नी के पेरेंट बी ए की सास भी हो सकती है, और बी ए का ससुर भी हो सकता है। बी का जेंडर हमें नहीं पता, बी सास भी हो सकती है, बी ससुर भी हो सकता है, लेकिन ए दामाद है, ए बी की बहू है। अच्छा, दामाद होता है बेटी का पति, और बहू होती है बेटे की पत्नी। और ये कौन है? ए। ए कौन हो गई? पुत्र वधू। ए कौन हो गई? पुत्र वधू। किसकी हो गई? बी की। लेकिन बी कौन है? बी या तो सास है, या फिर बी ससुर है, क्योंकि बी का जेंडर हमें नहीं पता। बी या तो सास है या ससुर है। अच्छा, ए बी का ससुर है। अच्छा, बी का ससुर है ना, बी का ससुर। बी का ससुर कैसे बनाएंगे? बी का ससुर, सर इसके ससुर जी बनाने हैं। इसके ससुर कौन होंगे? इसकी दो पॉसिबिलिटी है। अगर बी फीमेल है, फीमेल है तो इसके पति का जो पिता होगा ये होगा ससुर। या फिर, अगर बी मेल है तो इसकी पत्नी का पिता होगा इसका ससुर। तो दोनों ही सिचुएशन में ए ससुर जी है, दोनों ही सिचुएशन में ए ससुर जी है। लेकिन ए बी का ससुर है तो बी का जेंडर हमें नहीं पता। बी जो है, बहू भी हो सकती है उसकी, और बी जो है उसका दामाद भी हो सकता है। बी पुत्रवधू भी हो सकती है, और बी उसका दामाद। बी का जेंडर हमें नहीं पता। अगर बी लड़की है तो ए इसके पति का पिता हो जाएगा, और अगर बी लड़का है तो इसकी पत्नी का पिता कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे ही अगर ए बी की सास है तो यहाँ पे बी का जेंडर नहीं पता। बी अगर फीमेल है तो इसके पति की जो माँ है वो सास होगी। और अगर बी मेल है तो इसकी जो पत्नी है उसकी जो माँ है। तो दोनों ही सिचुएशन में ए सास है, दोनों ही सिचुएशन में ए सास है किसकी? बी की। अब बी उसकी बहू और बी उसका दामाद कुछ भी हो सकता है ना? जो बाद में आया वो नीचे, जो पहले आया वो ऊपर। अब आप देख लो बेटा, इसमें एक ही फैमिली ट्री बनेगा, इसमें भी एक ही फैमिली ट्री बनेगा। लेकिन ये दो रिलेशन ऐसे हैं जहां पर दो दो संभावनाएं अलग अलग बनेगी, जहां पर दो दो संभावनाएं अलग अलग बनेगी, है ना? जो पर्सन पहले आएगा उसको ऊपर, जो बाद में आएगा इसको नीचे। भैया ससुर जो है एक जनरेशन ऊपर है ना, है ना? दामाद और बहू एक जनरेशन नीचे, तो वो नीचे आएंगे। दामाद और बहू नीचे आएंगे, सास ससुर ऊपर आएंगे, है ना? जी। चलिए, तो आप लोगों ने ये रिलेशंस बनाने सीख लिए, बहुत बढ़िया। अब मैं एक फैमिली ट्री बनाता हूँ बेटा।
एक मैं फैमिली ट्री बनाने जा रहा हूँ, है ना, और उस फैमिली ट्री के बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा कौन किसका क्या है, बस वो फैमिली ट्री मैं बना दे रहा हूँ। मैं कुछ बता ही नहीं रहा, बता नहीं रहा हूँ कि कौन किसका क्या है, बस एक फैमिली ट्री बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक फैमिली ट्री मैंने बना दिया। ये एक फैमिली ट्री मैंने बना दिया। कितने लोग हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात। सात लोग हैं यहाँ पर। कितने लोग हैं? सात लोग हैं। अब मैं सात लोग हैं तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इस फैमिली ट्री को देख के उन प्रश्नों के उत्तर देना। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है हाउ इज, पहला प्रश्न है हाउ इज एस रिलेटेड टू, हाउ इज एस रिलेटेड टू टी। एस का टी से क्या संबंध है? एस का टी से क्या संबंध है? तो बेटा पता है आपको क्या बताना है? एस का टी से क्या संबंध है, मतलब एस कौन है, एस टी से किस प्रकार संबंधित है, एस टी से किस प्रकार संबंधित है, एस टी से किस प्रकार संबंधित है। इनका मीनिंग एक ही है। एस का टी से क्या संबंध है, एस टी से किस प्रकार संबंधित है। इसका जो उल्टा क्वेश्चन है वो ये है, हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, है ना। टी का, टी एस से, टी एस से, टी, सॉरी, एस से टी का क्या संबंध। चलिए साहब, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो। तीसरा क्वेश्चन है हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, आर टी से किस प्रकार संबंधित है, आर टी से किस प्रकार संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हाउ इज यू रिलेटेड टू टी। यू का टी से क्या संबंध है। अगला क्वेश्चन है हाउ इज बी रिलेटेड टू टी, बी का टी से क्या संबंध है। अगला प्रश्न है हाउ इज यू रिलेटेड टू वी, यू का वी से। एक फैमिली ट्री मैंने बना दिया, और फैमिली ट्री बनाने के बाद मैंने 6 क्वेश्चन पूछे आप लोगों से। एक फैमिली ट्री मैंने बना दिया, है ना, और फैमिली ट्री में आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये पति पत्नी, और ये इसका भाई है, और ये इसकी बहन है। इन दोनों का एक बेटा है टी, इसकी माँ है यू, इसका पिता है वी। ये तो आप समझ ही गए ना भाई। इंडिविजुअल फैमिली ट्री बनाना मैंने आपको समझा दिया। बस आप बस आप ये आंसर दो फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से। बेटा ये रिलेशन समझाओ मेरे को, कौन किसका कैसे किस प्रकार संबंधित है, कौन किसका कैसे किस प्रकार संबंध रखता है, जल्दी से बताओ। बड़े आराम से समझो, तसल्ली से। हड़बड़ाहट जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर देने में चूक खाओगे तो आप हमेशा चूक खाते रहोगे। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर में चूक खाओगे तो हमेशा चूक ही खाते रहोगे, हमेशा चूक खाते रहोगे।
ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करना, है ना। बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा, ये रिलेशन किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो एस का टी से क्या संबंध है, हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, मतलब हु इज एस, एस कौन है, एस के बारे में बताओ। तो इसके पिता की बहन कौन हो गई, पिता की बहन हो गई बुआ, पिता की बहन हो गई बुआ यानी कि आंट। हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, मतलब हु इज टी, टी कौन है, टी का एस से क्या संबंध है, टी एस से किसका संबंध है, टी कौन है, इसके भाई का बेटा, भाई का बेटा हो गया भतीजा, भाई का बेटा कौन हो गया, भतीजा यानी कि नेफ्यू, भाई का बेटा कौन हो गया, भतीजा यानी कि नेफ्यू। बेटा पहले का आंसर बुआ है, दूसरे का भतीजा। हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, तो टी के बारे में बताना है, हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, तो एस के बारे में बताना है। हु इज एस, एस का टी से क्या संबंध है, तो एस कौन है, टी का एस से क्या संबंध है, तो टी कौन है, टी का यानी कि टी कौन है। इन दोनों क्वेश्चंस में ध्यान दो बेटा, बुआ किसका आंसर है, भतीजा किसका आंसर है, आंट किसका है, नेफ्यू किसका है, इन दोनों क्वेश्चंस में ध्यान दो। कुछ बच्चे बेटा ये नेफ्यू बता रहे हैं, ये आंट बता रहे हैं, ये भतीजा ये बुआ, उल्टा आंसर मत दो, एग्जैक्टली ये बुआ और ये भतीजा, है ना। हाँ जी, ये नेफ्यू है बेटा, ये नेफ्यू है। चलिए साहब, हाउ इज एस रिलेटेड टू बी, एस कौन है, बी की बताएंगे अभी। हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, आर कौन है, टी की, तो इसकी माँ की बहन, माँ की बहन हो गई मासी, माँ की बहन हो गई मासी। हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, मतलब हुई इज आर, इसकी माँ की, माँ का भाई है ये, आर कौन है, मेल है मेल, तो माँ का भाई कौन होगा, मामा, मैटरनल अंकल। हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, मतलब हु इज आर, इसकी माँ का भाई यानी कि मामा। हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, मतलब यू कौन है, इसके पिता की माँ, पिता की माँ कौन हो गई, पिता की माँ हो गई दादी, ग्रैंड मदर, है ना। हाउ इज वी रिलेटेड टू टी, इसकी माँ का पिता, माँ का पिता हो गया नाना यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर, और वो पैटर्नल ग्रैंड मदर, और ये मैटरनल ग्रैंड अंकल, मैटरनल अंकल सॉरी, मैटरनल अंकल, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल अंकल, पैटर्नल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड फादर। चलिए, हाउ इज यू रिलेटेड टू बी, बेटा यू कौन है बी का, कुछ बच्चे कह रहे हैं यू बी की पत्नी है, कुछ बच्चे यू को बी की पत्नी बना रहे हैं, अरे मेरे भाई है। एक बच्चा कह रहा है एस माँ हो सकती है, अबे इनके बीच में प्लस साइन थोड़ी है, प्लस साइन का मतलब है पति पत्नी, तो ये तो बिना प्लस साइन के तो भाई बहन ही होंगे ना, तो वो माँ कैसे हो जाएगी। अच्छा यू कौन है, कुछ बच्चे कह रहे हैं यू बी की पत्नी है, अरे बेटे अगर ये पति पत्नी है तो इन दोनों के बच्चों की भी आपस में शादी करा दी, तुमने तो सारे रिश्ते खराब करा दिए, तुमने तो सारे रिश्ते खराब करा दिए, यू बी की पत्नी नहीं है, इसकी बेटी का पति यानी कि इसका दामाद, तो यू कौन है बी की, इसकी दामाद की माँ। यू का बी से क्या संबंध है, यू कौन है, यू कौन है, दामाद की माँ, बी के दामाद की माँ, और दामाद की माँ कौन होती है, समधन, दामाद की माँ कौन होती है, समधन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ, समधी को ब्रदर इन लॉ, समधन को सिस्टर इन लॉ। यू बी के दामाद की माँ है, और दामाद की माँ होती है समधन, दामाद या बहू की है, पुत्र वधू की माँ समधन। पांचवा बेटा बी का टी से क्या संबंध है, इसके माँ, माँ का पिता नाना हो गया, माँ का पिता नाना, बी कौन है, टी का नाना। बी का यू ब्रो भी तो हो सकता है, ब्रो बेटा ये ब्रो नहीं हो सकते क्योंकि ये इसका पिता है और ये इसकी माँ है, जब हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे ना। चलिए साहब, तो ये बेसिक फैमिली ट्री आपको समझ आया होगा, और कल हम इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस पर।